नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 में अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर से पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस पाठ में आप जो हैं लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। आप जानेंगे इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता और न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता, आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। दक्षिण अफ्रीका, जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। देखिए, ये भारत है और इस भारत का ये दक्षिणी क्षेत्र ये रहा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की एक दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बॉक्सों की सफाई करने अपनी मां की मदद कर रही थी और उसे एक रजिस्टर स्क्रैप बुक मिली जो अखबार की कतरन और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी मां से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का पता करना कि रंगभेद क्या कहलाता है। तो रंगभेद त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की मां की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थीं वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित थीं, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ भाड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून सन 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः सन 1994 में उन्होंने सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। अश्वेत लोग किस किस तरह के भेदभाव का सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाइए। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसको समझिएगा।
हेक्टर और उसके साथी किन बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्यों? इन क्वेश्चनों के जवाब जो है वो आप अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों से और अपने दोस्तों से जरूर बात करिए। ये एक बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन है कि जो रंग भेद कानून था वो क्यों लगाया गया था और वहाँ पर क्या ऐसी बातें थी जिनसे श्वेत अश्वेत की बातें मतलब प्रॉब्लम खड़ी होती हुई थी, या क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? ऐसा जरूरी है क्या? तो ये बातें जो हैं इन सभी को एक बार कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इस पर चर्चा अवश्य करेंगे। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। आइए समझते हैं सरकार के लोकतांत्रिक होने का क्या मतलब है। भागीदारी। भागीदारी हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में ही लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों का ध्यान रखेंगे। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने का क्या जरूरत है? सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है और एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। आइए जानते हैं भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऊपर दी गई चीज़ों को अब एक बार देखते हैं। यहाँ किस पर सहमति या असहमति प्रकट की जा रही है, इस पर देखिए। किस पर सहमति और असहमति प्रकट की जा रही है? हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। पोस्टरों पर रोक लगे। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं, यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। संपादक के नाम चिट्ठी। कार्रवाई। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरतापूर्ण नहीं लिया। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघ विलुप्त प्राणी के हो जाएंगे। सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा। इस तरीके की ये जो नोटिस जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं? एक प्रकार का लिखित दस्तावेज है जो कि पेपरों के आर्टिकल्स में बनकर आता है और इन सभी से लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानकारी पहुंचा सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल होते हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सकता है। अखबार, पत्रिका और टेलीविज़न में जनता से जुड़े मुद्दों और सरकारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां एक सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता।
लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें और सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलन के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं तो देश कैसे चलाया जा सकता है और उस देश की सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप में और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर और कस्बे या गांव की गली या कोई जुलूस गुजरते दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हम ये समझने की इससे हमें समझने में यह मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान, आइए जानते हैं। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना चाहिए। माया की कहानी को दोबारा पढ़िए। क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा की गई हेक्टर की हत्या को रोका जा सकता था और कैसे रोका जा सकता था? इसको ज़रूर आप एक बार विचार करिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, और ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधानों में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूस और उत्सव को कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर चल निकले यही कई बार विवादों का कारण बन जाता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा बढ़ता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा ना हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियमों और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं। सबको इनका मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियाँ भी कई बार विवादों का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। जिन राज्यों से ये नदी गुजरती हैं उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इसके बारे में हमेशा स्टडी रखिएगा। हर कभी पूछा जाएगा और ये लिखने भी आएगा बड़े प्रश्न के रूप में। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु में मैटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। समानता, पिछले 3 सालों में 2 राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। समानता एवं न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार में से एक है। उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। माया की कहानी में सरकार ने क्या इस विचार का समर्थन किया था कि सभी लोग बराबर हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर की कहानी में क्या अस्पृश्यता के व्यवहार से समानता का विचार को ठेस पहुंची?
इस बात को आप एक बार विचार करिए, इसे जानिए क्या ये बात अस्पृश्यता को लेकर कितनी सही थी उस समय जब वो वहाँ पर खड़े हुए थे स्टेशन के पास और उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। हमने इस कहानी को पिछले पार्ट में पढ़ा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालात यह थे कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़कियों से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसमें लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्य अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। आइए आगे इन पॉइंट को देखते हैं। आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी? ये एक डिबेट का कोई प्रश्न है और इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करिए आपस में। इस बात को समझिए और अब उन लोगों से, उन लड़कियों से, उन सभी आपस के फ्रेंड से आपस में बात करिए और इस बात के मुद्दे पर अवश्य कमेंट करिएगा कि आपके अनुसार फीस घटा देने से लड़कियों को स्कूल जाने में कैसे मदद मिलेगी। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर बताइए क्या कि ये देखा है और किस तरीके का भेदभाव किया गया। इस स्थिति में जब इस स्थिति में आपने उसकी क्या मदद की? क्या अन्य लोग भी आपसे सहमत थे? और जो लोग भेदभाव कर रहे थे उन्हें आपने कैसे समझाया? तो ये एक क्वेश्चन है, एक तर्कसंगत क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो आपको जिनके बारे में आप बता सकते हैं कि क्या आपने किसी के साथ कोई भेदभाव होते देखा है? उदाहरण देकर आप बताएं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसे आपको इसका आंसर देना है। हमें भी बताइएगा। हम आगे इसी तरीके से एनसीईआरटी के तारतम्य को बढ़ाते रहेंगे। आज के इस चैप्टर में हमने जो जाना वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, हमने इसमें श्वेत अश्वेत लोगों के बारे में जाना। ये श्वेत अश्वेत लोगों की जानकारी हमें मिली। हमने नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ा। इसके अलावा कावेरी नदी विवाद के बारे में पढ़ा। जो मुख्य बातें थी लोकतांत्रिक सरकार की, उनके मुख्य तत्वों को पढ़ा और ऐसी ही बातें, ऐसी जानकारियां आगे भी लेकर आते रहेंगे। इन एनसीईआरटी के अध्याय का तारतम्य लगातार जारी रहेगा दोस्तों। सभी विषय आपके सामने आएंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी अच्छी चीज़ें और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हुई बातें हम धीरे आपके पास लाते रहेंगे। तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।